हेलो स्टूडेंट। लास्ट लास्ट क्लास में अपने बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और वहीं से अपने शुरू करते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम आपको आरबीआई के बारे में बताया था कि आरबीआई की स्थापना कैसे हुई, तो वहीं से अपने स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एक बुक लिखाई थी, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपी, इट्स ऑर्गन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो उसी के बेस पर जो इंडिया का सेंट्रल बैंक था उसको एस्टेब्लिश किया गया। तो सबसे पहले बात आती है कि वो जो बुक थी उस पर एक्ट कौन सा था। आरबी एक्ट 1934। इस एक्ट में स्टूडेंट क्या है, अलग अलग सेक्शन भी है, ठीक है, यानी अलग अलग धाराएं भी दे रखी हैं कि किस धारा में कौन सी चीज है, यानी आरबी को जो पावर मिले वो अलग अलग सेक्शन मिलेगी, किस सेक्शन में कौन सी पावर है इनके पास। तो सबसे पहले याद रखना कि जो आरबी एक्ट 1934 है इसी के अकॉर्डिंग ही क्या हुआ, आरबीआई की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को। एक बात और याद रखना स्टूडेंट, जो आरबीआई एक्ट 1934 है ना, इसी एक्ट को अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो आरबीआई एक्ट 1934 है वही एक्ट अम्ब्रेला एक्ट है इंडिया का। तो याद रखना कि अम्ब्रेला एक्ट के नाम से क्या है, वो है आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई सबसे पहले, यानी एस्टेब्लिश कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 में। अब याद रखना कि 1935 में जिस टाइम इसकी स्थापना हुई तो इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो स्टूडेंट ये वहीं पे हुई थी, कहाँ पे, कलकत्ता में। क्योंकि जो इंडिया की जो पहले कैपिटल थी वो कौन सी थी, कलकत्ता थी। इसके बाद में 1937 1937 में जो इसका हेड ऑफिस था, यानी पहले क्या था, कलकत्ता में स्थापना, तो कलकत्ता में मेनली इसका हेड ऑफिस था, बट 1937 में इसका हेड ऑफिस चेंज करके कहां पे कर दिया, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में स्टूडेंट इनका क्या हुआ, हेड ऑफिस चेंज हो गया। तो सॉरी, और उसके बाद में क्या है, सॉरी न्यू दिल्ली नहीं, मुंबई, सॉरी 1937 में कहां पे हो गया, मुंबई में ये ट्रांसफर कर लिया। तो ये पॉइंट याद रखना कि पहले इसकी स्थापना हुई थी वो कहां पे हुई थी, और उसके बाद में इसका जो हेड ऑफिस ट्रांसफर हुआ वो कहां पर किया गया था। तो याद रखना कि 1937 से पहले कहां पे था, ये कलकत्ता में था। जिस टाइम इसकी स्थापना हुई तो इसकी इनिशियल कैपिटल जरूर याद रखना, तो इसकी जो चुकता पूंजी है जिसको अपने इनिशियल कैपिटल बोलते हैं वो थी 5 करोड़। 5 करोड़ चुकता पूंजी की राशि के साथ स्टूडेंट इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो अभी आप पता है कि गवर्नर का जो पद है वो सबसे बड़ा होता है आरबीआई में, तो इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख थे, वो क्या थे स्टूडेंट, आरबीआई के पहले गवर्नर थे। इसके बाद में स्टूडेंट जो आरबीआई का तीसरा गवर्नर बना, ठीक है, वो था इंडिया का पहला, यानी पहला भारतीय जो आरबीआई का गवर्नर बना था, तो उनका नाम था सी डी देशमुख। ठीक है, तो याद रखना कि आरबीआई का जो पहला गवर्नर था वो कौन था, सी डी देशमुख था, वो था इंडिया का फर्स्ट।
ये था फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे, वो थे सीडी देशमुख। और आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे, आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे श्री ऑसबोर्न स्मिथ। ये याद रखना कि आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो थे ऑसबोर्न स्मिथ, और आरबीआई के जो तीसरे गवर्नर बने और उसके बाद में जो तीसरे थे वो थे इंडिया के पहले जो गवर्नर, ठीक है, जो भारतीय थे वो थे सीडी देशमुख। और वर्तमान में जो आरबीआई के जो गवर्नर है उनका नंबरिंग में है 25वां स्थान। तो 25वें कौन है? शक्तिकांत दास। तो ये था आरबीआई का एक्ट, जिसका नाम अम्ब्रेला एक्ट भी है। स्थापना कब हुई, कहां पे हुई, ठीक है, वर्तमान में कहां पे इसका हेड ऑफिस है? मुंबई में। पहले जो गवर्नर थे वो थे श्री ऑसबोर्न स्मिथ, और यानी इंडिया के जो पहले गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। अब देखिए, अब बात आती है कि इस टाइम में क्या था कि इसकी स्थापना कर दी, बट ये पूर्णतः गवर्नमेंट नहीं था, ठीक है, यानी अपने बोले कि ये सरकारी है तो ये सरकारी नहीं था। हाँ, इसको पावर जरूर दी गई कि हाँ आप करेंसी भी प्रिंट करोगे, ठीक है, आप इंडिया के सेंट्रल बैंक भी हो, बट इसका जो नेशनलाइजेशन किया गया वो किया गया 1 जनवरी 1949 को। तो याद रखना, जो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण था वो कब किया गया, नेशनलाइजेशन कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को स्टूडेंट क्या हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इसके बाद में क्या हुआ, अब इस टाइम क्या हुआ कि इसको एक पावर दे दी, ठीक है, एक एक्ट और पास किया गया 1949 में ही, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये एक्ट भी आप याद रखना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत ही आरबीआई है वो क्या करता है, अपना काम करता है, यानी बैंकों को लाइसेंस देना, करेंसी प्रिंट करना, ठीक है, जो भी न्यू रूल्स है वो इंप्लीमेंट करना। अगर कोई उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा तो उस पर जुर्माना भी लगाना। तो याद रखना कि बैंकों पर जो रेगुलेटरीज के रूप में जो आरबीआई काम करता है वो किस एक्ट के अंतर्गत करता है, तो वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। मैंने आपको गवर्नर के बारे में बता दिया, ठीक है, तो मेनली इसमें जो पोस्ट होती है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले होता है गवर्नर। गवर्नर मैंने आपको बता दिया कौन है, शक्तिकांत दास। इनका नंबरिंग कौन सा है, ये 25th इंडिया के आरबीआई के गवर्नर है। इसके बाद में स्टूडेंट जो दूसरी पोस्ट आती है वो आती है डिप्टी गवर्नर की। डिप्टी गवर्नर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, यानी 4 सदस्य होते हैं डिप्टी गवर्नर में। तो याद रखना, 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर की बात करूं तो जो वर्तमान में है वो 4 नहीं है, वो सिर्फ कितने हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ 3। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आए हैं डॉक्टर एमडी पात्रा। इसके बाद में एमके जैन।
एम के जैन का जो है वो दूसरे नंबर के डिप्टी गवर्नर है, और जो तीसरे नंबर पर है वो है बीपी कानूनगो। तो तीसरे पर है वो है बीपी कानूनगो। अभी वर्तमान में 3 ही हैं। तो ये हो गए एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, बट प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, वो है 3 ही। तीनों के मैंने आपको नाम लिख दिए हैं। इसके बाद अभी 2 साल पहले क्या हुआ, एक नया जो पोस्ट है वो और निकाली गई आरबीआई ने, वो थी सीएफओ की, सीएफओ। स्टूडेंट सीएफओ की जो पोस्ट होती है वो मेनली होती है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का जो पद है वो एक नया जोड़ा गया है आरबीआई में। तो ये आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो सीएफओ है आरबीआई की, फुल फॉर्म याद रखना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो है सुधा बालकृष्णन। ठीक है, तो ये याद रखना कौन है, सुधा बालकृष्णन। याद रखना ये इंडिया की फर्स्ट सीएफओ है इन आरबीआई। याद रखना कि भारत की जो आरबीआई में जो पद बनाया गया था सीएफओ, वो पहली कौन थी, वो थी सुधा बालकृष्णन। तो मैंने आपको क्या बताया कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत ही आरबीआई है वो बैंकों को रेगुलेट करता है। तो इसका काम क्या हो गया, एक तो नियंत्रण का हो गया, दूसरा क्या हो गया, करेंसी प्रिंट करने का काम हो गया। तो अब अपनी बात करते हैं कि जो करेंसी जो प्रिंट करता है आरबीआई, वो मेनली कहां कहां करता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस ये कहां पर है। तो मेनली जो आरबीआई की जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है वो है 4। नंबर 1 है मैसूर, मैसूर ये है कर्नाटक में। उसके बाद में दूसरी है सालबोनी, ये है पश्चिम बंगाल में। नंबर 3 आती है नासिक, महाराष्ट्र में। और नंबर 4 है देवास, एमपी में। तो आरबीआई की जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है वो मेनली स्टूडेंट है 4। ठीक है, मैसूर कर्नाटक में, सालबोनी पश्चिम बंगाल में, देवास एमपी में, और नासिक में क्या है, नासिक है महाराष्ट्र में। तो ये चारों आपको याद रखनी है कि कहां कहां पर आरबीआई की है वो जो प्रिंटिंग प्रेस है। अब बात करते हैं कि ये प्रिंटिंग प्रेस है वो किस सब्सिडरी के अंडर में आती है। तो आपको 2-2 नंबर डिवाइड कर लेने हैं, 1 2 और 3 4। सबसे पहले अपने नासिक और अगर देवास की बात करें तो स्टूडेंट ये एक आरबीआई की एक सब्सिडरी आपने नाम सुना होगा, बीआरबी एनएमपीएल। ठीक है, इसका जो चेयरमैन होता है, ठीक है, यानी जो हेड होता है वो हमेशा आरबीआई का डिप्टी गवर्नर ही होता है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना, बी से है भारतीय रिजर्व
फिर बैंक से बैंक, एन से है नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। बीआरबी एनएमपीएल क्या है? आरबीआई की एक सब्सिडरी बॉडी है, जो क्या काम है उसका? नोट मुद्रण का काम है, तो उसका नाम है बीआरबी एनएमपीएल। फुल फॉर्म याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। अब देखिए, जो मैसूर और सालबोनी है, ये किसके अंडर में आती है? ये आती है एसपीएम सीआईएल। ये जो एसपीएम सीआईएल है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी बॉडी है, जो इसके अंदर में मैसूर और सालबोनी ये दोनों ही आती है। तो इसकी भी फुल फॉर्म याद रखना, एस से है सिक्योरिटी, पी से है प्रिंटिंग एंड एम से है मिंटिंग। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPMCIL। तो यहां पे देखिए एक वर्ड आया है मिंटिंग, यानी टकसाल, ठीक है, जहां पर सिक्के बनते हैं, वो भी क्या है? वो भी SPMCIL ही इसके अंडर में ही बनते हैं। तो याद रखना, जो दो प्रिंटिंग प्रेस है वो भी SPMCIL के अंडर में है, और मेनली जो अपने 4 टकसाल है जहां पर सिक्के बनते हैं, वो भी SPMCIL के अंडर में है। और SPMCIL किसकी सब्सिडरी है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है, यानी याद रखना ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बीआरबी एनएमपीएल ये आरबीआई की एक सब्सिडरी बॉडी है, जो मेनली नोट प्रिंटिंग का काम संभालती है, ठीक है। और इसका जो हेड होगा वो कौन होगा? डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तीनों में से कोई भी हो सकता है, जैसे वर्तमान जो डॉक्टर एमडी पात्रा हैं, वो बीआरबी एनएमपीएल के हेड हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको सब्सिडरी में कराऊंगा तब आपको बता दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, अब करेंसी की बात होगी। अब अपने चलते हैं कि जो टकसाल है, यानी जहां पर सिक्के बनते हैं, वो मेनली कौन कौन सी जगह है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने टकसाल पर। देखिए टकसाल कहां कहां पर है। अब अगर अपने बात करें, हाँ एक बात और याद रखना कि जो जितने भी नोट है वो आरबीआई ही इशू करता है, बट जो 1 रुपये का नोट है वो हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इशू करती है, ठीक है। तो याद रखना, जो 1 रुपये का नोट है वो कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये याद रखना, 1 रुपए का जो नोट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इशू करती है। इसके अलावा जितने भी नोट है वो कौन करता है? आरबीआई ही इशू करता है। हाँ अगर मैं नोट की बात करूं तो मैक्सिमम 10,000 रुपीस का नोट इश्यू किया जा सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 10,000 रुपीस का नोट इशू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी आरबीआई है वो इशू कर सकती है, बट वो करती नहीं है, क्योंकि इससे क्या होती है, जो छोटे
मूल्य वाले जो नोट होते हैं वो अपना अस्तित्व खो देते हैं। और अगर मैं मिंट यानी सॉरी सिक्कों की बात करूं, ठीक है, तो मैक्सिमम 1000 रुपीज का कॉइन्स ये भी इशू हो सकता है। तो ये चीज नोट करके याद रखना, एक्स्ट्रा चीजें ये याद रखना मेनली। हाँ, अब अपने चलते हैं मिंट यानी टकसाल। तो मिंट में या टकसाल में क्या बनेंगे, कॉइन्स बनेंगे। जो भी कॉइन्स इश्यू होते हैं वो कॉइनेस एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग ही इश्यू होते हैं। तो याद रखना, जितने भी कॉइन है वो वर्तमान में किस एक्ट के अंतर्गत इश्यू होते हैं, वो होते हैं कॉइनेज एक्ट 2011, ठीक है। अब अपने बात आते हैं कि जो मिंट है, तो मेनली जो मिंट यानी टकसाल है वो इंडिया में कितनी है, टोटल है 4, टोटल 4 मिंट है। और ये जो मिंट है ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये वही सिक्योरिटीज प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले मैं बता के गया हूं, ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो टकसाल है वो भी कहां, वो भी किसके अंडर में आती है, वो भी SPMCIL के अंडर में आती है। याद रखना, आरबीआई की रेगुलेटरी जो आरबीआई की जो सब्सिडरी बॉडी है उसके अंडर में नहीं आती, जो ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडीज है उसके अंडर में कौन सी आती है, वो आती है टकसाल। तो मेनली मैंने आपको बताया कि 4 टकसाल है, वो कहां कहां पर है। तो नंबर 1 है मुंबई, नंबर 2 है नोएडा, नंबर 3 है कलकत्ता, और नंबर 4 है हैदराबाद। ये अलग से नोट कर लेना। ठीक है, तो जो मेनली जो मिंट है वो कितनी है, वो 4 है, मुंबई, नोएडा, कलकत्ता एंड हैदराबाद। ठीक है, तो मैंने आप बता दिया कि 4 प्रिंटिंग प्रेस है, 2 किसके अंडर में है, BRB NMPL के अंडर में है, और 2 है SPMCIL के अंडर में। और जो 4 जो टकसाल है वो सारी की सारी किसके अंडर में है, SPMCIL के अंडर में है। तो ये होगी अपनी प्रिंटिंग प्रेस और जो टकसाल है। अब इसके बाद में बात आती है कि आरबी के और क्या क्या काम आते हैं। हाँ, अगर आपको एक चीज याद रखना, अगर प्रैक्टिकली आप इसको यूज करके देख सकते हो कि जो मेरी यानी कौन सा सिक्का किस टकसाल से बना हुआ है, इसका भी आप पता लगा सकते हो कि कौन सा सिक्का किस टकसाल से बना हुआ है। तो उसके लिए मैं बता देता हूं आपको, मुंबई में जो सिक्का है, सिक्का यानी मुंबई की जो टकसाल में बना होगा उसकी निशानी क्या होगी। देखो, ये मान लो कोई कॉइन्स है, अगर इसमें डायमंड क्या करती है,
किसकी आकृति? डायमंड की। तो ये याद रखना, किसकी? अगर डायमंड की आकृति है तो वो कहां से बना होगा? वो बना होगा मुंबई से। अब बात करते हैं कि नोएडा वाले की, कि नोएडा में सिक्का बना होगा, उसकी क्या निशानी होगी? अगर एक डॉट्स है यहां पे नीचे, यानी क्या है? डॉट, सिंगल डॉट, ठीक है। यानी एक अगर डॉट है तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो सिक्का है वो कहां पे बना हुआ है? वो बना हुआ है नोएडा में। अब बात आती है कलकत्ता की। तो कलकत्ता में जो सिक्का बना होगा उसकी निशानी होगी कि वो बिल्कुल ही प्लेन होगा, यानी उसमें कोई भी आकृति नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम प्लेन होगा। यानी कलकत्ता की बात करूं तो यानी प्लेन होगा ये, यानी कोई भी आकृति नहीं होगी। बस यहाँ पे मान लो कि 1 रुपया 1 रुपया, नीचे कोई भी आकृति नहीं होगी। अब लास्ट बात आती है हैदराबाद की। तो हैदराबाद वाले का कैसे पता चलेगा? अगर ये सिक्का है और इसमें स्टार की आकृति बनी हुई है, किसकी? स्टार की। स्टार की आकृति बनी हुई है तो इससे अपने को पता चल जाएगा कि ये सिक्का कहां पे बना हुआ है? ये बना हुआ है हैदराबाद में। प्रैक्टिकल आप इसको यूज करके देख लेना लाइफ में कभी भी। मुंबई वाले में डायमंड की आकृति होगी, नोएडा वाले में डॉट की आकृति होगी, कलकत्ता वाले में ये बिल्कुल बिल्कुल प्लेन होगा, और इसके अलावा लास्ट है हैदराबाद वाले, तो इसमें क्या होगी? स्टार की आकृति बनी होगी। तो ये होगी कि मेनली जो प्रिंटिंग और मिंटिंग का काम है वो क्या क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने आप बता दिया कि 1 रुपये नोट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करती है। हाँ, इसमें एक बात और याद रखना, बाकी जो नोट है उसमें जो साइन होते हैं वो किसके होते हैं? गवर्नर के। बट जो 1 रुपये का नोट है ना, वो सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी जो वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है वो उस पर साइन करता है 1 रुपये के नोट पर। ये नोट कर लेना अलग से, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो आगे अपने बात कर लेते हैं कि जो आरबीआई के हैं, आरबीआई मैंने आपको हेड ऑफिस बता दिया। अब इसकी लोकल बोर्ड की बात आती है कि लोकल बोर्ड कहां कहां पर है। तो आरबीआई के कितने हैं? 4 लोकल बोर्ड हैं। और 4 लोकल बोर्ड देखिए कौन कौन से हैं। एक तो है मुंबई, नंबर 2 है कलकत्ता, नंबर 3 है चेन्नई, और नंबर 4 है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये है आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड। अब इसके बाद में बात आती है कि आरबीआई और क्या क्या काम करती है। तो आरबीआई अलग अलग काम करने के लिए, ठीक है, वो अलग अलग कुछ अपनी सब्सिडरी बॉडीज भी बना रखी है, तो उनके बारे में भी अपने बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आरबीआई की बॉडीज है, ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं अपने। आरबीआई सब्सिडरी यानी आरबीआई की जो सहायक कंपनियां हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो मैं सभी जितनी भी सहायक कंपनियां हैं उनके बारे में बात कर लेता हूं। कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिनको आरबीआई ने सेल कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बट उनके बारे में ब्रीफ में अपने
बड़ा बड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है आरबीआई की जो सब्सिडी है, एक अभी मैं आपको करा के गया हूं, BRB NMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो BRB NMPL है, उसकी जो स्थापना है वो 1995 में हुई थी और इसका जो हेड ऑफिस है वो है बेंगलुरु में। ठीक है, तो इसको एस्टेब्लिश कब किया गया? 1995 में। इसकी फुल फॉर्म मैं वैसे लिखवा चुका हूं, पर नोट करना, नोट कर लेना, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहां पे है? बेंगलुरु, कर्नाटका में इसका हेड ऑफिस है। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, यानी जो चेयरमैन होता है, वो हमेशा आरबीआई का डिप्टी गवर्नर ही होता है। तो वर्तमान में इसके कौन है? डॉक्टर MD पात्रा। डॉक्टर MD पात्रा है, वो इसके क्या है? चेयरमैन है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है? ये आरबीआई की एक सब्सिडरी बॉडी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सी सब्सिडरी बॉडी है? नेक्स्ट नंबर 2 है DICGC। इसकी फुल फॉर्म अपने लिख लेते हैं, डिपॉजिटरी, आई से है इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। डिपॉजिटरी इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी स्टूडेंट 1978 में। अब देखिए मेनली इसका काम क्या है? बैंक में जो पब्लिक है वो अपना पैसा जमा कराती है, बट उसके लिए जो पब्लिक का पैसा है वो कल को बैंक लेके भाग गया तो उसकी जो रिकवरी है वो कौन करेगा? वो करेगा स्टूडेंट DICGC। यानी जो पब्लिक का पैसा बैंक में जो डिपॉजिट है उसका इंश्योरेंस किसके पास है? DICGC के पास है। तो याद रखना, ये क्या करती है? बैंक में डिपॉजिट मनी का अपने बोल सकते हैं भी इंश्योरेंस करती है। अब इसमें क्या है कि कल को मान लो कोई भी बैंक इसका पैसा लेके भाग गया तो ये क्या करेगी? उसकी रिकवरी करेगी, यानी पब्लिक को एक गारंटी देती है कि आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। तो इसका आप याद रखना, जो पहले जो लिमिट थी, यानी ये जो गारंटी लेती है वो कितने अमाउंट तक की थी? तो DICGC ने जो पहले लिमिट ले रखी थी वो थी 1 लाख तक। अगर किसी मान लो कोई भी पर्टिकुलर बैंक है उसमें 5 लाख रुपए जमा है, अगर वो बैंक भाग गया तो उसको मैक्सिमम 1 लाख रुपए ही मिलेंगे, यानी मैक्सिमम 1 लाख तक का जो रिकवरी थी वो कौन देती? वो DICGC देती। बट जो प्रेजेंट टाइम में है ये लिमिट इंक्रीज करके प्रेजेंट टाइम में जो लिमिट है वो कर दिया स्टूडेंट 5 लाख रुपीस। तो ये याद रखना, प्रेजेंट में 1 लाख नहीं है, प्रेजेंट में 5 लाख है। अगर किसी का 5 लाख
5 लाख रुपए तक की जो रिकवरी है वो कौन करेगी? DICGC। अगर उसके बैंक में 4 लाख है तो 4 लाख मिल जाएंगे, 490 है 490 मिल जाएंगे, अगर 5 से ऊपर है तो उसको मैक्सिमम 5 लाख ही मिलेंगे, ये आप याद रखना। तो DICGC मैक्सिमम 5 लाख तक की जो रिकवरी दे सकता है उस पर्टिकुलर कस्टमर को, ठीक है। तो इसकी स्थापना याद रखना कब हुई है? 1978 में। हेड ऑफिस कहां पे है? ये है मुंबई में, ठीक है। और DICGC का भी जो चेयरपर्सन होता है वो भी हमेशा RBI का डिप्टी गवर्नर होता है, वो ही इसको रेगुलेट करता है किस तरीके से काम करना है। तो इसके बारे में आप थोड़ा ब्रीफ में ध्यान रखना कि DICGC एक्चुअल में है क्या, काम क्या है। ये लिमिट अभी बढ़ाई गई है, तो आपको याद रखना कि 5 लाख रुपीस तक का जो रिकवरी है वो कौन देगी? वो DICGC ही देगी। नेक्स्ट अपने चलते हैं नेक्स्ट। देखिए जो RBI की सब्सिडरी है वो है NHB। प्रेजेंट टाइम में आप इसको RBI की सब्सिडरी नहीं बोल सकते, क्योंकि लास्ट ईयर ही इसको RBI ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेल कर दिया है। तो NHB की फुल फॉर्म है नेशनल हाउसिंग बैंक। इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था वो किया गया था 1988 में। जिसका जो हेड ऑफिस है वो है न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली है वो उसका हेड ऑफिस है। इसका मेनली क्या था कि हाउसिंग जो सेक्टर है उसको ग्रो करना, उन्हें लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करना। अब देखिए वर्तमान में जो NHB है वो 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि ये 100% गवर्नमेंट को RBI ने बेच दी तो कितने में? तो ये बेची थी 1450 करोड़ में, ठीक है। तो RBI की कितनी सब्सिडी होगी है? 3 होगी है, जिसमें से 2 तो RBI के पास है ही है, और जो NHB है इसको सेल कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब लास्ट बचती है एक नाबार्ड। नाबार्ड भी जो था वो भी RBI की ही सब्सिडी थी, बट वर्तमान में ये भी, इसकी भी जो 100% जो ओन्ड बाय है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। क्योंकि इससे पहले 2010 में कुछ हिस्सा RBI ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेल कर दिया था, बट कुछ समय बाद ही जो बाकी बचा हुआ हिस्सा था वो NHB के साथ में नाबार्ड का भी जो पूरा का पूरा 100% शेयर था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेल कर दिया। तो नाबार्ड के बारे में अपने पढ़ते हैं कि नाबार्ड में क्या क्या चीज है। तो नाबार्ड की जो स्टूडेंट स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को स्टूडेंट नाबार्ड की स्थापना की गई थी, और जो इसका हेड ऑफिस है वो है मुंबई में। हेड ऑफिस कहां पे है? मुंबई में। फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है। स्थापना है 12 जुलाई 1982 को, और इसका जो हेड ऑफिस है वो है मुंबई में। अब देखिए
नाबार्ड है वो भी 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी टोटल जो आरबी की जो सब्सिडी थी वो थी 4, ठीक है। बट उसमें से 2 तो है वो तो आरबी ने सेल कर दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यानी जो 100% जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है, और जो 2 है वो अभी भी आरबी के पास ही है। तो ये अपनी जो 4 सब्सिडी थी वो है जो अपने डिस्कस कर ली है। एनएचबी होगी, नाबार्ड हो गया, डीआईसीजीसी हो गया, और बीआरबी एनएमपीएल हो गया। तो ये ब्रीफ में आ गया कि जो आरबी है वो मेनली क्या क्या काम करती है, इसकी कौन कौन सी सब्सिडरी है, कौन कितने मेंबर होते हैं, कहाँ पे इनका लोकल बोर्ड है, प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे है, और इसके अलावा जो इनकी मिंट है वो कहाँ पे है, और उनको कौन कौन सी जो बॉडीज है वो इनको रेगुलेट करती है। तो नेक्स्ट अपने आगे चलेंगे कि जो फाइनेंशियल मार्केट में भी आरबीआई का क्या अहम योगदान रहता है, और देश को चलाने में भी बजट के साथ साथ जो आरबीआई है वो भी अपना जो नीतियां हैं, जो भी पॉलिसी है वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।